है कमी और वृद्धि से संबंधित प्रश्न। कमी मतलब होता है इंग्लिश में डिक्रीज, और वृद्धि का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, है ना। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आज हम करेंगे। साउंड ऑन है उधर ऑनलाइन का? वॉइस का बोल रहे हैं कुछ लोग। आ रहा है इधर? आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं। अभी ठीक है? मोबाइल पे एक बार चेक करो ना। नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, आ गई आवाज, आ गई है, चलो ठीक है। चलो, मैंने अभी कुछ ऐसा खास बोला नहीं है, मैंने बस इतना ही कहा था कि आज हम कमी वृद्धि वाले प्रश्न करेंगे। और ये जो आज मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं, ये आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे टाइप्स में आपको ये काम आने वाला है। जैसे यहां पर हम देखें तो कमी वृद्धि, फिर जनसंख्या, फिर चाय शक्कर वाले जो प्रश्न होते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको काम आएगा। हर जगह ये इंक्रीज डिक्रीज वाला पैटर्न आपको काम आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिए कि यहां पे हम करेंगे क्या। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। जैसे ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपने शीट में भी पढ़ा होगा कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि हो गई, फिर 16.66% की वृद्धि हो गई, मतलब दोनों बार क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब यहां पे 25% तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन 16.66 जो है ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसका क्या इलाज है, क्या तरीका है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए जरा यहां पे क्या होगा। आपको सभी के फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, जैसे हम जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 16.66 का मतलब क्या होता है? 1/6। ये सारी चीजें आपको पता है ना। अब आप यहां सुने कि इसमें मेन चीज है क्या। जैसे एक छोटा सा डमी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर उस संख्या में 20% की वृद्धि की गई। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका किताबों में आपको जो मिलता है वो मिलता है एक सुंदर सा फॉर्मूला। कौन सा वाला? x + y + xy/100। ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। अगर आसान प्रश्न है, आपने इसको अगर याद रखा है, कभी पढ़ा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस 20 को हटा के 16.66% कर दिया तो आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपके परसेंटेज आसान हो और एग्जैक्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी फेल कर सकते हैं कि मैं आपको 3 बार वृद्धि दे दूं। मैं आपसे कहूं कि पहले 10% की वृद्धि करी, फिर 20% की, फिर 30 की। अब फॉर्मूला काम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में 2 ही वैल्यू सपोर्ट करता है, वो 3 वैल्यू सपोर्ट करेगा नहीं। 2 ही सिम है, 3 सिम कैसे लगाओगे मोबाइल में? समझ में आ गया? तो आपका फॉर्मूला तब भी फेल हो जाता है। तो हम फॉर्मूले से करते नहीं है। याद है, सिंपल प्रश्न है, बहुत मन कर रहा है फॉर्मूला लगाने का तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आसान प्रश्न है तो कर लेना। 10 20, 10 × 20 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। ये आ गया 30, ये आ गया 2, आंसर कितना आ जाएगा? 32। तो आपका आंसर आ गया कि कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 32% की। इतना ठीक है? ठीक है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा, एक और बेसिक तरीका हो सकता है कि माना हमने कि कोई भी संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। माना संख्या कितनी है? 100 है। आपको पता है कि 10% की वृद्धि का मतलब होता है 110%, मतलब 110/100। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 120/100। ये आपका कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 गए, 11 12 होता है 132। आपकी संख्या जो शुरुआत में 100 थी वो अब कितनी बन गई है? 132, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको हर जगह मिलेंगे, किताबों में लिखे मिलेंगे, लेकिन ये दोनों तरीके
आजकल जो प्रश्न आते हैं उनके हिसाब में ये नहीं बैठेंगे, है ना, क्योंकि दोनों के साथ समस्या क्या है, अगर यहां भी मैंने आपको 116 अगर 16.66% बोल दिया, 116.66 बोल दिया, आपका तरीका फेल हो जाएगा, है ना। तो हम इन दोनों से ऊपर उठकर सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे, और वो तरीका कौन सा है, रेशो मेथड। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आसान प्रतिशत हैं, ऐसा लग रहा है कि ठीक है काफी आसान चीजें हैं, तो आपको जो इच्छा है वो यूज कर लेना, लेकिन कठिन प्रतिशत अगर आपको दे दिए तो फिर हमें रेशो मेथड पर ही जाना पड़ेगा, है ना। अब रेशो मेथड क्या होती है, आप ये बताइए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि जो नीचे लिखा है उसको हम बोलते हैं संख्या, और जो ऊपर है वो उसकी कमी या वृद्धि मानी जाती है। 10 पर 1 की वृद्धि या 10 पर 1 की कमी, इसी प्रकार 5 वृद्धि होगी तो 1 जुड़ेगा, कमी होगी तो 1 घटेगा। अब हम यहां पे दो रेशो लिखेंगे कि हमारी संख्या पहले क्या थी और हमारी संख्या अब क्या है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, है ना। तो क्योंकि हमने दोनों प्रश्न वृद्धि में लिए हैं तो दोनों बार जुड़ेगा, दोनों बार वृद्धि हो सकती है, दोनों बार कमी हो सकती है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 पे 1 की वृद्धि मतलब आपका रेशो क्या बनेगा, 10 से 11, 10 में 1 जोड़कर क्या बन गया, 11 बन गया। फिर इसी प्रकार 5 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 5 में 1 जोड़ के क्या बनेगा, 6 बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, फिर इनका हम करेंगे गुणा, भाई हमारी संख्या 10 से 11 हो गई, 5 से 6 हो गई, 10 और 5 का गुणा किया तो 50 आया, 11 और 6 का गुणा किया तो 66 आया। चाहो तो आप इसे और शॉर्ट कर लो, काट लो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो तो भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह निकलेगा कि अगर मेरी संख्या पहले 50 थी तो वो अब क्या बन गई है, कितना बढ़ गई, 16 बढ़ गई। 50 से संख्या 66 हो गई, 16 की वृद्धि हुई किस पर, 50 पे। तो आप नीचे रखेंगे 50, गुणा करेंगे 100 का, कैंसिल होगा 2 बार, 16 का दुगना आएगा तो आपको फाइनली मिलेगा 32%। ठीक है, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर ऐसा लगेगा सर इतना सारा करेंगे इससे तो ये अच्छे तरीके हैं, शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन हर बार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक एक चीज मैंने लिख लिख कर बताई है। अभी जब हम 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका सबसे फेवरेट यही वाला तरीका रहेगा, आप बोलोगे सर यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, समझ आया सभी को, 10 पे 1 का इंक्रीमेंट, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट। और अगर आपने यह प्रश्न तैयार कर लिया तो आपको पता भी नहीं चला और आपने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीख लिया, है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि 50,000 रुपए मैंने 2 साल के लिए एक व्यक्ति को उधार दिए, पहले साल 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 20% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो बताइए 2 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर मैंने 50,000 दिया होगा तो मुझे 66,000 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सेम मेथड हम करेंगे, 10 पर 1 का ब्याज, 5 पर 1 का ब्याज, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट आप सीख रहे हो, है ना, उसमें मैं ये चीज आपको सिखाऊंगा। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या को मैंने पहले 25% बढ़ाया, 25% इंक्रीज किया, फिर मैंने उस संख्या को 16.66% कम कर दिया, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? करोगे कि बता दूं एक और करके? करोगे? करो। ओके, देखो सुनो इधर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 16/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये इंक्रीमेंट है, इधर डिक्रीज है, वृद्धि है, कमी है। आप एक काम बस इतना सा करोगे,
4 पर 1 का इंक्रीमेंट मतलब 5, 6 पर 1 की कमी मतलब भी 5। आपकी संख्या अगर 24 थी तो अब कितनी बन गई है? 25। तो संख्या बड़ी या कम हुई? बढ़ गई। अरे बड़ी ना, पहले 24 थी, अब क्या हो गई है? 25। कितना बढ़ गई? 1। किस पर? 24 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। 24 का 4 गुना 96, बचा 4 24, 4 24 मतलब 1/6। तो ऐसे बोल दो, या 1/6 क्या हो जाएगा? 4.16। ठीक है, 4 सही 1/6% ही आप इसको कहेंगे। आया समझ में? है ना? अगर अब आप में से कई लोग अभी कंफ्यूज होंगे, सर हमें कैसे पता चला वृद्धि या कमी? इतना आसान है भाई। 24 से अगर इधर बड़ी संख्या है मतलब वृद्धि, 24 से अगर 23 होता तो कमी। ठीक है? ओके? ओके है सभी को? अच्छा, मान लीजिए 3% आ जाए। मैंने 2 बार 10% की वृद्धि करी, 2 बार 10% की वृद्धि करी और तीसरे बार 20% की कमी करी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो आप मुझे बताते जाओ। 10% का मतलब 1/10, और ये भी 1/10 होगा। ये क्या होगा? 1/5। 2 बार वृद्धि, 1 बार कमी, तो बताओ क्या लिखेंगे? पहला 10 से 11, दूसरा भी वृद्धि है क्या? 10 से 11, तीसरा कमी है, डिक्रीज है, 5 से 4। वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा, है ना? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 121 को 4 से गुणा कर दोगे, 484 आ जाएगा। आ जाएगा। आपकी संख्या 500 थी जो अब 484 हो चुकी है, मतलब कम हुई। कितनी कम हुई? 16 की कमी। किस पर? हमेशा पुरानी वाली वैल्यू, इसी को हमेशा नीचे लेंगे। 500 पर 16 की कमी हुई, ये कैंसिल हुआ, 16 में 5 का भाग दिया, 16 दूनी 32, 3.2% की कमी। अब कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? तो बड़ा आसान शानदार तरीका है, हमेशा आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इसका आंसर बता दो। हाँ, ठीक है। देखिए 25% का मतलब 1/4, ये इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज है, दोनों इंक्रीज है। तो आपने बस देखा 1/4, 1/6, 4 पर 1 का इंक्रीमेंट 5, 6 पर 1 का इंक्रीमेंट 7, ये बन गया आपका 24, ये बन गया आपका 35। 24 से 35 मतलब बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 11। किस पर? 24 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइए। आप मुझे बताओ कि 24 से, देखो ये 24 है, या तो आप एग्जैक्ट दशमलव में आंसर लाओ, यहां तक ठीक है ना कैलकुलेशन? 24, 35, 11 का अंतर 24 पर। थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये 12 होता, मान लो 11 की जगह क्या होता? 12। तो 12/24 मतलब 50%, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम है ना? तो इस केस में आंसर जो भी आएगा वो 50% के आसपास आएगा। 50% से ये थोड़ा दूर है, ये तो काफी दूर है, तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 45.8। आया समझ में? भाई सोचो, अगर 12 होता, अब मैं आपको यह भी बताऊं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। आप बोलोगे सर 50 से ज्यादा भी तो आ सकता है। क्यों नहीं ज्यादा आएगा, मैं बताता हूं। अगर ये 12 होता तो आंसर 50 आता, लेकिन ये 12 से कम है तो आंसर 50% से नीचे आएगा। तो 50% के करीब तो यही ऑप्शन है ना, नीचे 50% से कम तो यही है, आंसर आएगा 45.8। ओके, नेक्स्ट। करो करो, आराम से करो, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आंसर सही लाओ बस आप तो।
प्रश्न कट रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी, चलो देखें। 12.5%, 12 1/2 मतलब 1/8 ये वृद्धि है, और 33 1/3 की कमी है। 33 1/3 मतलब 1/3 की कमी। तो 8 पर 1 बढ़कर आपने 9 कर दिया, 3 में से 1 कम करके 2 कर दिया। आपकी संख्या अगर 24 थी तो वो 18 हो गई है। चाहो तो और एक और इसको कैंसिल कर लो, नहीं तो रहने दो। 24 से 18 कम हो गया ना इस बार। कितना कम हुआ? 6। किस पर? 24 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैंसिल हुआ आपका 4 बार, 4 से ये कैंसिल होगा कितना? 25। तो आंसर आएगा इस बार कितने की कमी आई है? 25% की। आया आंसर सभी का? क्लियर है? अच्छा, आपको इसमें एक और बात बताता हूं मैं। आपकी संख्या 8 से 9 हुई, आपकी संख्या 3 से 2 हुई। अगर ये नंबर्स क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं तो आप कर सकते हो। क्या मतलब हुआ? 3 से ये कैंसिल होता है क्या? और ये भी हो जाता है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। जब बड़े नंबर्स आ जाएं और अगर क्रॉस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो। आपका नंबर 4 से 3 पे आ गया, 1 की कमी 4 पर गुणा 100 का, आप कहोगे 25% कम। हाँ जी, फिर नहीं कर सकते, फिर आप मल्टीप्लाई ही करोगे। अगर इधर से इधर कोई नंबर कहीं भी कैंसिल हो तो चलेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कर सकते फिर। हाँ, चारों से भी मतलब नहीं है। जैसे, हाँ, जैसे मान लो एक है 11:13, फिर एक है आपके पास 2:9, और एक है आपके पास 3:7। तो आप बस इसको कैंसिल कर दो, और कुछ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसको 22 कर दोगे, इसको 21 गुणा 13 करके यहां कर दोगे। जो कैंसिल हो वो कर सकते हो। हाँ जी, 54। आसान हो गया क्या? समझ में आया ना? रेशो वाला मेथड बेस्ट है, कभी दिक्कत नहीं आनी आपको इससे, है ना? किसी संख्या को पहले 25% घटाया, फिर 20% बढ़ाया। 25% मतलब 1/4 ये आपने घटाया है, फिर 20% बढ़ाया है मतलब 1/5। चलिए अब यहां पे बताइए, 25% घटाया, घटाया मतलब क्या हो गया? 4 से आपने 1 कम कर दिया और 5 पे आपने 1 बढ़ा दिया। कर सकते हैं। अब चाहो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर लो, और क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज्यादा भी नहीं है तो आप नहीं भी कैंसिल करके डायरेक्ट भी कर लोगे तो चलेगा। तो 4 पे 1 कम, 5 पे 1 ज्यादा, ठीक है ना यहां तक? तो ये कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 18। 2 की कमी 20 पर गुणा कर दिया 100 का, 10% की यहां पे क्या हो गई है? कमी हो गई। ओके, नेक्स्ट 4। कभी भी आपको परसेंटेज सेम दिखाई दे, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, 2 दूनी 4, आंसर लगा दो, वो भी डिक्रीज में, है ना? पहले हम इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये एक स्पेशल केस है। मैं आपको इसका स्पेशल होने का कारण भी बताता हूं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं बताता हूं। देखो, पहले तो हम नॉर्मल मेथड से करें। 20% का मतलब 1/5। आपका नंबर 5 से 6 हो गया, फिर आपका नंबर 5 से 4 हो गया, तो 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 24, 1 की कमी हो गई 25 पर, मल्टीप्लाई करा 100 का, 4% क्या हो गया है? कम। आंसर आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है? अब मैं आपको बताता हूं इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर कभी भी परसेंटेज सेम हो, अगर परसेंटेज सेम हो और एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज है, तो
तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा डिक्रीज में आएगा, मतलब कमी में आएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर परसेंटेज सेम है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो आंसर हमेशा डिक्रीज में आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, उस संख्या का वर्ग करके 100 का भाग देना है। जैसे यहां पे कितना परसेंट है 20, एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, चलेगा, है ना, होना ही चाहिए, एक बार बढ़ना एक बार कम होना। 20 का वर्ग करोगे 100 का भाग दोगे, 400 में 4 का भाग दोगे 4, और आखिरी में हमेशा क्या चिपका दोगे आप, कमी। समझ गए? हां, 3 में नहीं, सिर्फ 2 में, सिर्फ 2, और एक कम एक ज्यादा। जैसे मैंने कहा, कोई नंबर मैंने पहले 25% बढ़ाया, फिर मैंने 25% कम किया, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। 25 का वर्ग बोलो, 25 का स्क्वायर बोलो, 625, 100 का भाग दे दो 625, और प्रतिशत और कमी तो होना तय है। यह फायदा इससे। नहीं आया समझ में? अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पहले वृद्धि बाद में कमी हो, है ना, पहले कमी बाद में वृद्धि हो या पहले वृद्धि बाद में कमी हो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। आपने सुना है, चाकू के ऊपर तरबूज गिरे या तरबूज पे चाकू गिरे, कटेगा कौन? तो पहले प्लस फिर माइनस हो या माइनस या प्लस हो, आंसर सेम आना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ, 12% की वृद्धि करके 12% की कमी करें तो आंसर क्या आएगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 2 अंक के बाद दशमलव 1.44 की कमी। आ गया समझ में? बस दशमलव में अगर परसेंटेज है तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर आपको उसको रेशो वाली मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है यहां तक? अब हां, इसमें ये मैं आपको और बताना जो चाह रहा था वो ये कि आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन और तैयार कर लिया। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन आता है कि एक बेईमान दुकानदार, सुना होगा आपने बेईमान दुकानदार, है ना, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु पे 25% का लाभ लेता है, एक पे 25% की हानि हो जाती है। तो बताइए उसे कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ या हानि यहां पे हुआ? तो एक पर कमाया एक पे नुकसान हुआ, आंसर आएगा 6.25% का लॉस, हानि, है ना। करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बताऊंगा। बेईमान दुकानदार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइप है, करेंगे। 1 किलो शक्कर की जगह 800 ग्राम शक्कर बेच दी, खरीदते समय 20% की चोरी, बेचते समय 10% की चोरी, और साथ ही 1 किलो वाट की जगह 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो वो सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। चलो, इसका आंसर तो समझ ही गए आप, बिना पेन उठाए आंसर दो। ऑप्शन में तो देखो पहले, 25% मतलब अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के साथ खेल कर दिया आपके। 25/4, है ना। कैसे? आप कहोगे सर हमारा आंसर तो 6.25 आ रहा है, और ये दोनों तो एक जैसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, है ना, ये दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए कि क्या इसको 1/4 लिख सकते हो? 6 × 4 24 और 1 25/4, एक ही बात है वो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक हमारे ऑनलाइन के चंदन कुमार पूछ रहे हैं कि सर अगर एक दोनों डिक्रीज हो तो मेरे भाई मैंने स्पष्ट बोला है, एक वृद्धि एक कमी होना चाहिए। दोनों कमी है दोनों वृद्धि है, ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। एक बढ़ना चाहिए एक कम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर बताइए। बस 60 तक क्वेश्चन खत्म हो जाए जल्दी से, फिर तुम्हारा इस शीट का टेंशन खत्म हो। अब नहीं मिलेगी तुम लोगों को शीट। अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप लोगों को एडवांस में क्वेश्चंस में नहीं देने वाला हूं, है ना। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ये इसकी शीट इसी तरीके की मिल जाएगी, पर अब पहले नहीं मिलेगी आपको। इंसान को गलती करना चाहिए पर बार बार नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं गलती नहीं करूंगा। आगे आंसर, 10% कम हो रहा है, किसी संपत्ति की वैल्यू 10% कम हो रही है, मतलब 1/10। पहले 10 थी तो वो 9 हो गई। ऐसा कितने साल हुआ? 2 साल। फिर से 10 और इधर आ गया 9। तो अगर वैल्यू 100 थी
तो कितनी हो गई 81, है ना। उन्होंने पता है क्या बोला है, ये जो रेशो है ये 2 साल पुराना है, और ये वाला जो रेशो है ना ये प्रेजेंट का है। मतलब आपकी संपत्ति की वैल्यू पहले 100 थी, रेशो में अब वो 81 आ गई है, जबकि रियल में वास्तविकता में उसकी वैल्यू अब 8100 हो गई है। नहीं आया समझ में? किसी वस्तु की कीमत पहले कुछ थी, आज से 2 साल पहले कुछ थी, है ना। अब उसमें हर साल 10% की कमी हो रही है, मतलब 10% की कमी होने पे रेशो ये बनेगा। मतलब किसी वस्तु की वैल्यू पहले 100 थी तो वो अब क्या हो गई है 81, अनुपात में ये है। और अब वास्तव में कीमत कितनी, 8100। ये कीमत आज वाली है या 2 साल पुरानी वाली है? आज वाली है ना। तो 2 साल पुरानी कीमत कैसे निकालेंगे, 81 का मान 8100, तो 8100 अगर 81 के बराबर है तो 2 साल पहले की कीमत क्या रही होगी, तो 100 गुणा 100, 2 साल पुरानी कीमत उसकी क्या थी, 10,000। ये आंसर है इसका। अगर वो बोलते कि 2 साल पुरानी कीमत 8100 है, तो फिर हम 8100 में 100 का भाग देते हैं और गुणा 81 का करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका करिए। हाँ जी, देखिए 20% की कमी हो रही है लगातार 3 साल, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 पे 1 की कमी कितनी हो जाएगा, 4। फिर कितने की कमी, 4 की। फिर कितने की कमी, 4 की। ऐसे ही होगा ना। तो ये हो गया आपका 125 और ये हो गया आपका 64, ठीक है। अब कहीं कहीं आप इन्हीं चीजों को पता है अलग किताबों में कैसे देखोगे, भाई मैंने आपको ऐसे सिखाया, आपने कोई किताब उठाई उसमें लिखा था 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, आप बोलोगे ये तो और शानदार तरीका है, ये तो हमारे सर ने भी नहीं बताया, ये तो और अच्छा है, 3 बार लिखो। तो बात वही है ना। हम या तो 5 5 5 4 4 4 लिखें या 5 का क्यूब और 4 का क्यूब कर दें। तो फिर इसमें जो महान लोग हैं वो इसको ऐसे बताते हैं कि 3 साल का प्रश्न आए तो क्यूब लगा दो, 2 साल का प्रश्न आए तो वर्ग लगा दो। क्यों लगाना है समझ में आ रहा है। अब मैं भी ऐसे आपको बता सकता हूं, रटवा दूंगा कि 3 साल आया तो क्यूब लगाना है, तो उससे होना जाना कुछ नहीं है, बात वही की वही है। पर आपको उसमें एक अलग ही आनंद आएगा कि हाँ यार ये बढ़िया काम है ना, ये तो हमारे सर को भी नहीं पता, ये तो और अलग चीज बता दी। तो अलग कुछ नहीं है, इसी चीज को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो आपके पास जो वस्तु 125 की थी वो कितने की हो गई है, 64 की हो गई है ना। ये पुरानी कीमत है, ये 64 अभी वाली कीमत है। 3 साल उसकी वैल्यू कम हुई है, तब जाके उसकी वैल्यू 64 हुई है। तो मुझे बताओ 5 में से 4 गया, 12 में से 6 गया, 61 की कमी हुई, किस पर हुई, 125 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 25 से 5 टाइम्स 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाय 5। और ये 5 की ट्रिक ना बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ नहीं करना होता है, 5 इतना ज्यादा काम आता है। मैं 5 का भाग हमेशा कैसे देता हूं, डबल कर देता हूं मैं तो, ठीक है। आप ईमानदारी से 244 को डबल करो, 24 का डबल 48, 4 का डबल 8 और एक दशमलव लगाना है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा 48.8। भाग नहीं देना।
आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते हो। मैंने अभी एक और क्वेश्चन किया था, कहां गया वो, दिखाता हूं मेरे को। ये देखो, 16 का दुगना बोलो 3.2। यहां भी हमने यही किया था, है ना। कभी भी 5 का भाग देना हो, ये 5 थोड़ा सा बताऊंगे आपको इस बारे में, रुको जरा बताता हूं। कभी भी 5 का भाग देना हो तो एक्चुअली हमने अब ये तरीका कैसे बनाया, अब ये फिर वही बात है कि जादू हो गया भाई, 16 में 5 का भाग देना है तो 16 का दुगना 32 और एक अंक के बाद दशमलव, मजा आ गया, नया कुछ सीखने को मिला, है ना। फिर मैंने कहा कि 54 में 5 का भाग दो तो 54 का दुगना 108, ये आ गया 10.8। समझ गए हम क्या कर रहे हैं, उस बात को समझो। हम क्या कर रहे हैं कि 16/5 है, मैंने 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 का गुणा नीचे कर दिया, तो ये बन गया 16 दूनी 32 और ये बन गया 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आ गया, आया समझ में, है ना। या हम उसको समझ गए ना, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, इसलिए हमेशा क्या करो, दुगना करके 10 का भाग दे दो। मैंने आपसे अभी कहा, मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि भाई 123 को 5 से भाग दो, तो आप हमेशा दुगना करोगे। 123 का दुगना, उसको भी तोड़ लिया करो, भले ना करते बने तो तोड़ लो, कितना आ जाएगा 246 और एक अंक के बाद दशमलव, ये भाग चला गया। आया समझ में। और इसी तरीके से आप 5 का गुणा भी कर सकते हो, वो तो और मजेदार है, उल्टा करते हैं उसमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि 32 में 5 का गुणा करो, तो 32 का आधा बोलो और एक जीरो लगा दो, ये गुणा हो गया। दोनों नहीं बताता एक साथ, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी भाग देना सीखो, बस इसको करो। गुणा भी बता दूंगा, जो मैंने बोला उसके बारे में सोचना आप थोड़ा सा। पढ़ लिया, 47/0 48/0 25 कैसे किया, 10 से 11 10 से 11, ठीक है ठीक है। चलो आप सिर्फ प्रश्न को पढ़िए, मैं करके बताता हूं। हाँ जी, 48025, संदेश यादव, दशरथ, योगेश, ओके। बता दूं, देखो, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, अगले घंटे में 10% की दर से घटती हैं, अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, फिर 2 घंटे 5% बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद कितनी हो जाएंगी। आपको यहां पे 6 बार इंक्रीज डिक्रीज का काम करना है ना। देखो, पहले 2 घंटे मतलब 2 बार क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगले घंटे 10% घटेगी, तो एक बार 10% की कमी, फिर अगले घंटे स्थिर, अगले घंटे शून्य, उसके अगले घंटे क्या होता है, अगले 2 घंटे, अगले 2 घंटे कितना बढ़ेगी, 5%, 2 3 4 5 6 हो गए पूरे 6 घंटे। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। पहले घंटे 10 से 11, दूसरे घंटे भी 10 से 11, तीसरे घंटे 10 से 9, चौथे घंटे 10 से 10, पांचवें घंटे 20 से 21 और छठवें घंटे भी 20 से 21। आया समझ में। अरे 5% का मतलब 1/20 होता है ना, 5% मतलब 1/20। पहले 2 घंटे वृद्धि होती है तो ये फर्स्ट आवर, ये सेकंड। तीसरे घंटे कमी हुई 10% की, 10 से 9, चौथे घंटे नो चेंज, पांचवें घंटे 5%, छठवें घंटे भी 5%। ऐसे ही करेंगे क्या, 6 बार यहां पर इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ना। चलो इनका सबका गुणा कर लो, तो ये हो गया आपका 4,
1 2 3 4 5 6, चाहो तो आप इनको हटा भी सकते हो, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गई, है ना। इधर चलो अब इनका गुणा करो, तो ये एक आपके पास 121 है, ये 121 हो गया, फिर ये आपका 9 हो गया, 21 21 कितना हो गया 441। किसी ने गुणा किया है क्या? 480 पक्का, 480249, है ना। चलो ऐसा मान लेते हैं कि इनका गुणा करने पे ये आ रहा है, मान लेते हैं, अब इन्होंने बोला है तो मान ही लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक अच्छी बात पता है क्या है, इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान के खून में अभी लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 हैं और अगर इस तरीके से कमी वृद्धि होगी तो 6 घंटे बाद इतनी हो जाएंगी वो। अगर अभी आपके खून में 4 लाख, 40 लाख नहीं सॉरी, 4 लाख लाल रक्त कोशिकाएं हैं तो वो कितनी हो जाएंगी 4,80,249। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। लेकिन वास्तव में है कितनी कोशिकाएं? 40,000। तो मुझे इतना बता दो कि इसको 40,000 बनाने के लिए मैं क्या करूं? 10 का भाग दे दें। तो जैसे ही आपने इसमें 10 का भाग दिया तो ये क्या बन जाएगी 40,000, और इसमें भाग दोगे तो इसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, इधर भी भाग देते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं दोनों तरफ करते हैं, है ना। तो 10 का आपने भाग दिया, कितना आ गया 48,024.9, और इन्होंने अनुमानित लिखा है शब्द, है ना, उन्होंने कहा है कि एक अप्रोक्सीमेट बताना है। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट करोगे तो 480 को मैं लगभग 25 बोल सकता हूं। ये आपके प्रश्न का आंसर है। आया? ठीक है। ये 4 लाख था, देखो कोइंसिडेंस है कि यहां 4 लाख है, यहां 40,000 है, अदरवाइज इसकी रियल मेथड क्या होगी, मैं थोड़ा सा और इधर साइड होके आपको बताऊं, है ना। इसकी मेथड ये होगी कि 40,000 कोशिकाएं रेशो में 4 लाख के बराबर हैं, तो 480249 की वैल्यू क्या होगी, ये उसकी मेथड है। पर क्योंकि यहां 4,40,000 सेम आ रहा था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। 40,000 का मान अगर 4 लाख है तो इसका मान कितना, तो वो पॉइंट में आ जाएगा, लगभग कन्वर्ट किया 48025। आया समझ में सभी को? पक्का? कैसा लगा सवाल? बढ़े आगे? चलिए, टाइप नंबर 8, ये आ गई चीनी। हाँ, आखिरी सवाल, फिर तुम्हारी शीट रख के आ जाना, इसको नर्मदा जी में बहा आना इसको। अब चलो, क्या हो गया? देखो इधर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये जो सवाल है ना, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है ना। जब जब महंगाई बढ़ती है तो आपके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। महंगाई बढ़ती है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होता है? फिर क्या होता है? खर्चे बढ़ते हैं तो फिर आप घर वालों से डिमांड करते हो, और आपको पता है घर वाले तो देंगे नहीं, है ना। घर वाले तो इस फिराक में कि तुम तो वापस आ जाओ, है ना, फोकट हमारा खर्चा ही हो रहा है। तो फिर क्या होता है? मान लो, अच्छा आप ऐसे समझ लो कि आप किराए से रह रहे हो और अचानक आपका मकान मालिक बोले कि 1 मार्च से तुम्हारा पेट्रोल महंगा हो गया, है ना, सारी चीजें महंगी हो गई हैं, तो भैया अब तुम्हारा 1 मार्च से जो है किराया, अभी मान लो 8,000 है तो अब 10,000 लगेगा। बस इतना सही बढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। क्या करोगे आप? रूम छोड़ दोगे? मान लो नहीं छोड़ सकते, फिर क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? अपना बजट एडजस्ट करोगे। घर वाले आपको देंगे नहीं ज्यादा, है ना, तो फिर आप अब दिमाग लगाओगे कि यार अब जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो बाकी जो खर्चे हैं जो घर वालों को अभी तक नहीं बताते थे, वो वास्तव में नहीं बताएंगे, है ना।
और अब इधर क्या करेंगे, उसको किराए में एडजस्ट करेंगे, ऐसे ही करते हो ना। तो अगर खर्चा बढ़ा तो आप क्या करेंगे, उसको बाकी जगह पे कमी कर दोगे, है ना। अब आ जाते हैं, मान लो आप चाय पीने के और मीठी मीठी चाय पीने के बड़े शौकीन हैं, है ना। आप 4 चम्मच की जगह 6 चम्मच डालते हो, मान लो शक्कर बहुत सस्ती है, अचानक शक्कर महंगी हो जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, ऐसे समझ लो कि आप 100 रुपए की शक्कर आप लेने जाते हो और दुकान वाला आपको 5 किलो शक्कर देता है, एक उदाहरण ले रहे हैं हम। आपका अधिकतर चीजों का बजट सेट होता है ना, कि भाई इतने का हमें ये खरीदना है, हर महीने इतना इतना खर्चा होता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने अपना बजट फिक्स करके रखा है कि मुझे हर महीने 100 रुपए की शक्कर खरीदना है, जिस प्रकार आप पेट्रोल खरीदते हो, है ना। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, आज से 10 साल पहले भी आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते थे, अधिकतर लोग की आप आदत देखना, है ना, पेट्रोल के भाव से हमारे जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी आदत नहीं बदली। हम पहले भी जाते थे तब भी 100 का ही पेट्रोल डलवाते थे, आज भी जाएंगे तो डलवाएंगे उतने का ही, है ना। जबकि पहले पेट्रोल 40-50 रुपए था, अब 100 हो गया है। तो हमारा बजट फिक्स होता है कि 200 का पेट्रोल डाल दो, 100 का डाल दो। आप किराना दुकान पे गए, भैया 100 की तुम तो शक्कर दे दो, कितनी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सब संभाल लेंगे। अब 5 किलो शक्कर आ रही थी, मान लो शक्कर हो गई महंगी। अब आप दुकान वाले के पास गए, वो बोलेगा कि अब जो 5 किलो शक्कर तुमको पहले देते थे ना, वो कितने की आएगी, 120 की। आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो 100 में जितनी आ रही वो दे दो आप तो बोलेगा ठीक है 4 किलो शक्कर आएगी, आप खुश। आप क्या करोगे, इधर शक्कर थोड़ी सी कम कर दोगे, लेकिन आप किस बात पे अड़े रहोगे, बजट नहीं गड़बड़ाएगा अपना, है ना। शक्कर खाना कम कर देंगे पर बजट नहीं बढ़ाएंगे। तो खर्चा, अगर शक्कर महंगी हो गई तो आप अपना बजट नहीं डिस्टर्ब करोगे, आप उसकी खपत में कमी कर दोगे, आप उसके कंजप्शन में कमी कर दोगे। आ रही बात समझ में। तो इस पूरी रामायण का सार ये था कि ये जो 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। शक्कर का प्राइस अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। लेकिन आप तो आप हैं, आप कहेंगे कि नहीं, मोदी जी बोलेंगे 5 के बदले 6 दो, आप बोलोगे नहीं हम तो 6 के बदले 5 ही देंगे, है ना। मोदी जी आपको 5 से 6 पे धका रहे हैं, आप 6 से भागते हुए वापस 5 पे आओगे, तो आप 6 से 5 पे आओगे, कितना पीछे आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, 6 से, और गुणा कर दोगे 100 का, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.66, या 16 से ही 2/3% की कमी करना पड़ेगी आपको शक्कर में खाने में। आया समझ में। शक्कर का मूल्य 5 से 6 हो गया, आप खपत 6 से 5 करोगे, 1 की कमी 6 पर गुणा 100, 16.66% का आपको खपत में चेंज लाना पड़ेगा। आया समझ में, क्लियर। चलो इसका आंसर जल्दी से बता दो, अब मुझे अच्छा लगेगा जरा, अब बाकी लोगों को भी काफी सुकून रहेगा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। चाय फीकी पी लेंगे। बोलो 25/2 है क्या ऑप्शन में, 14 सही, 2/7 का मतलब होता है 1/7। 1/7 का मतलब होता है कि अगर पेट्रोल 7 का था तो 8 का हो गया, आप बोलोगे हम तो 8 के बदले 7 ही देंगे, तो 1/8, इससे इस पर आ रहे हो ना, इसलिए इसको नीचे रखेंगे। और 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5, उसी को अदर भाषा में हम बोल सकते हैं 25/2, 25/2। कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर भी बता दो जल्दी। पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। पीछे वालों को दिख रहा है क्या अब, पीछे थोड़ा सेटिंग देखना पड़ेगा, टीवी में क्वेश्चन कटता है। ठीक है।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो ये हो गई आपकी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई आपकी तीसरी संख्या, है ना। सुनते जाइएगा अब जरा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम है। किससे कम है? तीसरी से। तीसरी को 100 मान लो। क्या मान लो? 100। तो दो संख्याएं तीसरी से कम है। इससे कितना कम है? 30। तो 30 कम होगी मतलब 70, है ना। परसेंटेज छोड़ो, परसेंटेज छोड़ दो, 70 हो गई। और ये वाली 37 कम है। 100 में से 37 गया, 63, ये आ गया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37 कम है। 100 माइनस 30, 100 माइनस 37। क्लियर है इतना? अब आगे सुनिए। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। देखो ये वही बात है, पेट्रोल 70 से 63 हो गया। आप बोलोगे नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो 63 के बदले 70 ही देंगे अभी भी, है ना। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, मतलब इस 63 को 70 बनाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7। किस पर? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे क्या रखना है, क्योंकि नीचे अगर आपने 70 रख दिया तो आंसर 10% आ जाएगा। 63 को 70 बनाना है तो 63 को 7 बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? 63 को। तो 7 की वृद्धि 63 पर, इसलिए 63 नीचे आएगा। 7 से कैंसिल होगा 9 बार, और 100/9 मतलब 11.11 या 11/1/9, कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा। सी आपका आंसर है। आया समझ में? बढ़े आगे। 63 को 70 बनाना है, 7 का अंतर है, 7 बढ़ाना है, ठीक है। किस पर बढ़ाना है? 63 पे, इसलिए 63 आपका नीचे आएगा। नेक्स्ट, इसको तो आप लोग करके बताओ, सेम क्वेश्चन एकदम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तीसरे नंबर से कम है तो ये आपका 100% है। 30% कम है मतलब 70, और एक 60% कम है मतलब 40। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, मतलब कितना बढ़ाना है? 30, है ना। किस पे बढ़ाना है? 40 पर, और 3/4 दिखा, मतलब आंसर कितना आएगा? 75। आ गया होगा सभी का आंसर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? तो ये लो दिक्कत। ये दोनों होमवर्क में दे दूं क्या आपको? पता था यही बोलोगे तुम। ठीक है, करें यहीं पे समाप्त। चलिए, तो आज के नोट्स में आपको ये दोनों प्रश्न दिख जाएंगे, आप इन्हें करिएगा। बहुत आसान है। आंसर बताऊं क्या? नहीं बताऊं? ठीक है। हाँ, आंसर नहीं बताना कोई भी, ठीक है। चलिए, तो कल हाँ, ऑनलाइन वालों को मैंने नहीं बताया था, ऑनलाइन वालों को बता दूं, कल अपना मैथ्स जो है ऑफ रहेगा। तो अब हमारी मुलाकात मंडे होने वाली है, और संडे जो एक्स्ट्रा यूट्यूब पे सेशन है उसमें आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं, उसमें आप पधारिए। और 29, 30 और 31 फरवरी को पूरे भारत में लॉकडाउन है, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो 29, 30 और 31 फरवरी को घर से बाहर नहीं निकलना है, सीधे 5 साल की जेल है उसमें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की।